सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हाउ आर यू? आर यू फाइन? दैट्स गुड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं रमेश बिरादर सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा से, और आज का हमारा सत्र है बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्रों के लिए, जो सभी के लिए आया हुआ यहाँ संप्रेषण। तो इसका मैंने कल आपको पाठ्यक्रम मैंने भेजा था, तो उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से हमने जो पाठ पढ़े थे, संप्रेषण क्या है, वो किस तरह से हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, यानी संप्रेषण के बिना जीवन अधूरा है। आप सभी लोगों ने उसका एक उदाहरण भी देखा था कि छोटा बच्चा जब उसे भूख लगती है तो वो भी संप्रेषण करता है। वहाँ किस तरह से करता है? हाँ, रो के संप्रेषण के सहायक रोना उसका एक तरह से संप्रेषण, उस सहायक से वहाँ माँ का आकर्षण अपने तरफ खींचता है। तो जीवन में जितना श्वास लेना जरूरी है, उतना जरूरी है संप्रेषण। संप्रेषण जिसे नहीं आता, वह जीवन में सरवाइव बोलते हैं ना, रहना पलना, ये नहीं हो सकता उसके लिए। तो संप्रेषण क्या है? संप्रेषण की व्याख्या हम लोगों ने कल देखा कि संप्रेषण की व्याख्याओं को कई विद्वानों ने कई तरह से उसे व्याख्यानित किया है। उसमें से हम देखें तो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब देखते हैं तो संप्रेषण क्या है? जो अब मन में एक बात, एक मन में जब एक बात आता है, जिस परिवेश में आता है, उसे दूसरों के सामने हम जब पेश करते हैं या उसके सामने वहाँ व्यक्त करते हैं, और दूसरों का मन को अनुभूति प्रदान करते हैं, और दूसरों का मन भी जो संप्रेषण दे रहा है उसके जैसा अनुभूति प्रदान हो जाता है। यानी अनुभूति जो संप्रेषक है और संप्रेषित है, वो दोनों की अनुभूतियाँ एक जैसे हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। तो और दूसरा हमने फिर एक सबसे सरल व्याख्या हमने देखा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, और एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सूचना का आंतरण करना ही संप्रेषण है। यहाँ हमने तो कल की व्याख्यानों में देखा है। तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि संप्रेषण जो है वहाँ एक तरह से क्या है कि जो हमारे नीड्स है, हमारे जो अगत्य आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को फुलफिल करना, यानी उसे पूर्ति करना, यही संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का एक भाग है। तो ये पूर्ति हर जगह पे होती है। आप घर में हैं, आपके पिताजी के पास कुछ आप मांगते हैं, तब भी आप संप्रेषित करते हैं। तो संप्रेषित करने में आपका बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको कहीं जाना है, पिताजी से आपको परमिशन लेना है, तब भी आप संप्रेषण करते हैं। उस संप्रेषण में जो आपकी भावनाएं हैं, वो भावनाएं आपके पिताजी तक अच्छे से पहुंच गए, उनकी भावना आपकी भावना एक हो गई, तभी आपको वो परमिशन मिलेगा, यानी सफल संप्रेषण हो गया, यहाँ हम कहते हैं। तो इसको हम हर बार संप्रेषण को एक महत्वपूर्ण अंग के जैसे हम इसे देखते हैं। तो संप्रेषण जो है, उसके लिए हम संप्रेषण
का महत्व तो हमने समझ लिया। तो संप्रेषण होते कितने नमूने के हैं? तो हम देखते हैं कि संप्रेषण दो नमूने से संप्रेषण होता है। एक होता है भाषिक संप्रेषण और दूसरा होता है भाषेतर संप्रेषण। यानी पहले जाएंगे यहाँ पर भाषेतर संप्रेषण जो है उसको हम देखेंगे। तो भाषेतर जो संप्रेषण है वहाँ जो भाषेतर संप्रेषण है उसके लिए देखते हैं। तो भाषेतर जो संप्रेषण है उसमें क्या क्या आती है? भाषेतर संप्रेषण में हम देखते हैं कि इसमें भाव मुद्राएं आते हैं। भाव मुद्राएं यानी रोना, हंसना, खुश होना, उदास होना। फिर दूसरे संकेतों का उपयोग वहां पर होता है। लाल झंडा, हरा झंडा, पीली बत्ती, यहाँ संकेत हो गए। और कुहों को और चेष्टाओं यानी अभी जो आप लोग एक्टिंग देखे हैं, इसका एक्टिंग बहुत अच्छा है। जो वो कहना चाहती है वो अपने फेस एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? चेष्टाओं से, व्यवहार से, जैसे कि इन सभी माध्यमों से हम भाषेतर संप्रेषण को करते हैं। यानी इसमें भाषा का संबंध नहीं रहता, यानी भाषा के बगैर ही उसमें संप्रेषण हो जाता है। तो इसका एक अलग ही महत्व है, मगर अलग महत्व होते हुए भी अधिकांश तो है ये माध्यम ज़्यादा से ज़्यादा भाषेतर से ज़्यादा जो संप्रेषण के प्रकार है वो भाषिक संप्रेषण के इसमें ही आते हैं। तो भाषिक संप्रेषण में हम जब जाते हैं तो भाषिक संप्रेषण में भी दो तरह के भाषिक संप्रेषण होते हैं। एक तो अभी मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ भाषिक संप्रेषण। ये क्या है? भाषिक संप्रेषण जो है उसमें पहला होता है मौखिक संप्रेषण, जो मुख के अवयवों से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों अर्थात शब्दों और वाक्यों के सहारे जब संप्रेषण किया जाता है। यानी मुख के जो अवयव होते हैं, मुख के अवयवों के द्वारा ध्वनि प्रतीकों का, मुख के अवयवों से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों का यानी शब्दों और वाक्यों के सहारे जब संप्रेषण किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं हम लोग? मौखिक संप्रेषण कहते हैं। यानी मुंह से बोले गए, आप अपने पिताजी को कुछ पूछ रहे हैं, माताजी को कुछ पूछ रहे हैं, माताजी आपको कुछ कह रही है, सर क्लास ले रहे हैं, या आप फिर ये तो हो गया उसके थोड़े छोटे उदाहरण। और ज़्यादा उदाहरण हमें चाहिए, तो उसके और उदाहरण क्या क्या है आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। मौखिक संप्रेषण के उदाहरण दीजिए। वेरी गुड। क्या है? बातचीत करना, राइट। हाँ, संवाद करना। संवाद यानी अपने कुछ विषय के बारे में आप बताना, संवाद बोलते हैं उसे। और बैठक यानी मीटिंग्स करना, राइट, मीटिंग्स, राइट। फिर उसके बाद सम्मेलन, वेरी गुड। फिर सभाएं, वेरी नाइस, हाँ सभाएं। इंटरव्यू, व्याख्यान देना, उद्घोषणाएं करना, रेडियो पे वार्ताएं बोलना, टीवी में वार्ता बताना, टेलीफोन मोबाइल में बात करना, कहानी सुनाना, राइट। पौराणिक अध्ययनों का व्याख्यान करना, वाद विवाद करना, ये तो बहुत जरूरी है। वाद विवाद तो हम लोग हर समय करते रहते हैं। वाद विवाद करना, प्रतियोगिताओं में भाग लेना, राइट। कोर्ट में मुकदमे लड़ना,
ये सब मौखिक संप्रेषण के ही क्या है, ऐसे कई है। संसद में अपनी बात को रखना और कई है। ये सब कुछ मौखिक संप्रेषण के भिन्न भिन्न रूप है। केवल मनुष्य ही एक प्राणी है जो अपने मुख के अवयवों से विभिन्न ध्वनि प्रतीकों का निर्माण कर पाता है। दूसरे जो प्राणी हैं उनको उनके मुख अवयवों से इतने नमूने के ध्वनियों का निर्माण करना असंभव है। इसलिए अन्य प्राणी क्या है, सीमित ध्वनियों को लेके वे यहाँ रहते हैं। अन्य सभी प्राणी केवल सीमित ध्वनियों का निर्माण कर पाते हैं। इनकी अभिव्यंजना की शक्ति अत्यंत मर्यादित यानी बहुत छोटी होती है। कारण इन्हें इसलिए इनको जो क्या कहते हैं हम लोग मूक प्राणी बोल के बोलते हैं। कुत्ता बिल्ली ये सब मूक प्राणी में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना बड़ा वाक्य संपत्ति नहीं है, ध्वनि है बस इतना ही। तो इसलिए भगवान ने हम लोगों को क्या दिया है, वाक शक्ति दी है, जो उसका हम उपयोग करते हैं और अपना काम भी हम करवा लेते हैं। तो किस किस में कैसे कैसे होता है वो आगे देखेंगे। तो मौखिक संप्रेषण का सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए यानी जो भी संप्रेषण हो वो सब कुछ प्रबल बनाना है, तो उसके लिए कुछ हमें उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। तो वो गुण क्या क्या है अभी आगे देखेंगे। तो मौखिक संप्रेषण के बाद हमारे पास आता है लिखित संप्रेषण। नेक्स्ट क्या है जी, लिखित संप्रेषण। ये लिखित संप्रेषण पहले आया क्या, मौखिक संप्रेषण पहले आया? राइट, पहले मौखिक संप्रेषण आया, एक ध्वनियों का संकेत बना, एक यादृच्छिक ध्वनि संकेत बने और एक भाषा बनी। राइट, सही है। यानी ये सब कुछ बनाने के बाद यहाँ पहले पहले जो गोपनीय जो भी सूचनाएं होती है उन्हें देने के लिए, और आगे समुदाय और समूहों को एक बात बताना है तो हर एक के सामने जाके चिड़गुप्पा के लोगों को कुछ बताना है तो क्या करेंगे, हर एक के सामने जाके उनके कान में बोलेंगे? नहीं हो सकता मौखिक संप्रेषण। तब क्या करेंगे आप? तब आप एक नोटिस डालेंगे समुदाय को सूचित करने के लिए, समूहों को सूचित करने के लिए। और कॉलेज है, कॉलेज में आपको कुछ सूचनाएं दी जाती है, किस प्रकार दी जाती है? राइट, नोटिस से दी जाती है। तो नोटिस यानी आपको सूचनाएं देने के लिए। और थोड़े से गलत फहमी होती है, चील उड़ी तो भैंस उड़ी। छोटा सा चिड़िया सಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಿ ಹಾರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮಿ ಹಾರಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ತನ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಾಕ उसको उससे बचना है। यानी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हम बना लेते हैं तो उसके हिसाब से वह यही रूल्स है, ये बदलते नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लिखित रूप में रखना पड़ेगा, लिखित रूप में उसे टंकन करना पड़ेगा। तो किसी भी विषय के गलतफहमी को दूर करने के लिए या कानून बनाने के लिए, कानून रोज रोज बदलता था, नहीं तो नहीं मैंने वैसा नहीं बोला था या ऐसा है, हर दिन बदलता था, मगर वो लिख के रखे हैं इसलिए वो लिखित संप्रदाय में आ जाता है। तो संविधान लिखित संप्रदाय है, तो इसलिए लिखित संप्रेषण भी बहुत जरूरी हो जाता है, होता है ना। तो यानी यहाँ पर क्या है, अभिव्यक्ति की इच्छा ने जब भाषा को जन्म दिया था तो उस यानी मुझे कुछ कहना है तो मैं कुछ किस तरह से कहूँगा, एक भाषा से कहूँगा। तो उस भाषा को स्थायित्व देना, यानी मैंने तुम्हें प्लाट भेजा 5 लाख में, मेरा ये 100 एंड 100 नंबर, तो ये तो मैंने बोल दिया और पैसे भी ले लिए, मगर उसको स्थायित्व परमानेंट करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, उसे लिखवाएंगे। तो जरूरी है ना, लिखित संप्रेषण बहुत जरूरी है। पुस्तक किसी ने एक लिख दिया तो हजारों लोग पढ़ेंगे, उसके कॉपी बन गए तो हर एक के सामने जाके पुस्तक को रिपीटेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से
तो अभिव्यक्ति की इच्छा ने यदि भाषा को जन्म दिया है तो स्थायित्व की आकांक्षा ने, यानी स्थायित्व यानी उसे बांध के रखना है, उसे एक परमानेंट मोड में लेके जाने के लिए वहाँ क्या किया है, लिपि को जन्म दिया है। भाषा के विकास में एक ऐसा मोड़ आया, लिपि या लेखन कला के जन्म के साथ लेखन कला के आविष्कार से मनुष्य के अनुभवों विचारों को स्थायित्व देना संभव हुआ। यानी मेरे अनुभव में अभी रोज एक एक घंटे में एक एक विचार आते रहते हैं, मगर जब भी जो विचार आता है उसे हम लिख के रखेंगे तो वो परमानेंट हो जाता है, नहीं तो फिर दूसरा दिन दूसरा विचार आता है। तो इस तरह से लिखित भाषा के दृश्य रूप में समाये हुए भावों, विचारों, अनुभवों की व्याख्या करना तथा उस व्याख्या को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना भी लिखित संप्रेषण से क्या हुआ है, आसान हो गया है। तो इस तरह से लिखित संप्रेषण हमें बहुत ही ज़रूरी है। और ऑफिस में, कारोबार में, व्यवहार में और कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों में, कानून बनाने में, संविधान बनाने में, वाणिज्य यानी कमर्शियल बिजनेस में, हर एक जगह पे एक निबंधन होता है, कुछ शर्तें होती है। इन सभी शर्तों को लिखावट के तौर पे लिखावट में न हो तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ जो लिखित संप्रेषण, जो संप्रेषण है वो स्थायित्व प्रदान नहीं करता। यानी जो भाषा को स्थायित्व प्रदान करने वाले वस्तु ही लिखित संप्रेषण है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो लिखित संप्रेषण है, वहाँ लिखित संप्रेषण को हम चिंतन मनन ड्राफ्टिंग वहाँ भी कहते हैं। तो इसके जो उदाहरण है वो हम देखते हैं कि लिखित संप्रेषण के जो उदाहरण है वहाँ पहला है पत्र और उसके विविध रूप। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी पत्र यानी जो हम लिखते हैं, कभी ऑफिशियल पत्र लिखते हैं, कभी कॉलेज में आप पत्र लिखते हैं, ऑफिशियल हो जाएगा, म्यूनसिपैलिटी में लिखते हैं, हर जगह अपने दोस्त को लिखते हैं और अपने भाई बहन को लिखते हैं, या आपके घर के बाजू वाले को आप मुबारकबाद देते हैं। ये पत्र के विविध प्रकार होते हैं। तो पत्र और उसके विविध रूप, ये भी लिखित पत्र, लिखित संप्रेषण, रिपोर्ट, लिखित संप्रेषण, कार्यव्रत, लिखित संप्रेषण, तार या टेलीफोन, टेलैक्स, लिखित संप्रेषण। रिपोर्ट देना यानी न्यूज़पेपर का रिपोर्ट भी हो सकता है, कुछ घटना की रिपोर्ट भी हो सकता है, या आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो आपका रोज का जो कितना काम हुआ, कितना बिजनेस हुआ, या महीने का, 8 दिन का, 3 महीने का, क्वार्टरली रिजल्ट, वीकली रिजल्ट, डेली रिजल्ट, यहाँ सब कुछ जो बनाते हैं आप, उसको भी हम रिपोर्ट कहते हैं। तो ये भी आगे इसमें आएगा, रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट में क्या क्या होनी चाहिए, शुद्ध रिपोर्ट किसे कहते हैं। कार्यव्रत, तार, कार्यव्रत यानी आपने क्या क्या काम किया सुबह से शाम तक, या महीनों में क्या क्या काम किया उसका ब्यौरा देना। और टेलीग्राम, फैक्स, बैंक नोट्स, नियम विनिमय यानी नियम जो बनाते हैं आप, जो रूल्स बनाते हैं उसको हम लिखित में उसको देते हैं। या प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस नोट, संविदा यानी कानून, करार यानी अभी आपने प्लॉट लिया तो क्या करेंगे आप, उसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसे क्या कहते हैं, करार। फिर नोटिसेस, सूचनाएं, फॉर्म भरना, नोट देना, ये सब कुछ क्या है जी, प्रबंधकीय कार्य, ये सब कुछ लिखित संप्रदाय में, लिखित संप्रेषण में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण को हमने देखा। तो लिखित और मौखिक संप्रेषण के क्या है, उनके जो गुण हैं
यानी गुण यानी अच्छे संप्रेषण के लक्षण, या एक अच्छा संप्रेषण होना है तो क्या क्या वस्तुएं उसके अंदर होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं पहला वहां सरल होना चाहिए, स्पष्ट रहना चाहिए। पहला क्या करना है, आपके पास स्पष्टता नहीं है तो संप्रेषण हो सकता है क्या जी? आपको कुछ कहना है, कहना क्या है, मैं कुछ दिल में कुछ चल रहा है, आपको कहने नहीं आ रहा है, तो संप्रेषण हो जाता है? नहीं। तो वहां पर स्पष्टता होनी चाहिए। संप्रेषण, भाषिक संप्रेषण में जाएंगे तो वहां पर भी, और लिखित संप्रेषण में जाएंगे तो वहां पर भी स्पष्टता होनी चाहिए। यानी जो विषय आप कहना चाहते हैं उसकी स्पष्टता वहां पर रहनी चाहिए। स्पष्ट नहीं है तो नहीं चलेगा। और उचित उच्चारण, भाषिक संप्रेषण में ही आता है, उचित उच्चारण होनी चाहिए, अच्छा उच्चारित होना चाहिए। ये भाषेतर में हम देख सकते हैं कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, राइट। फिर दूसरा, एक अच्छे संप्रेषण के लक्षण या अच्छे संप्रेषण के गुण क्या क्या होता है? पहले स्पष्टता और उचित उच्चारण। दूसरा, राइट, कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके पास शब्द ही नहीं है क्या बोलना है, तब आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी थोड़ा। तो आपको कुछ विषय के बारे में बताना है, आपके पास शब्द नहीं है, किस तरह से वहां कहते हैं? आप लोगों को मैं उदाहरण दे सकता हूं। अमिताभ बच्चन के और शाहरुख खान के पिक्चर क्यों अच्छे लगते हैं? उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और हर जगह पे वो कौन से वर्ड्स यूज करना है बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से वो करते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पास शब्द संपत्ति। तो आदमी के पास अच्छा एक संप्रेषण होना है तो शब्द समृद्धि का होना भी जरूरी है। तो दूसरा क्या है जी? शब्द समृद्धि। फिर तीसरा, जो आप कहना चाहते हैं, आपने सुबह चालू किया, शाम तक आपने कहते गए तो सामने वाला बोलेगा कि क्या रे भाई, बोलना तो क्या चाहते हो, जो बोलना है आप सरल क्यों नहीं बोलते, ऐसा बोल देगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए उसके अंदर? लंबा नहीं जाना चाहिए, संक्षिप्तता उसको कहते हैं, संक्षिप्त। जो आपको कहना है एक उसका समय जितना आप लेते हैं वो बहुत संक्षेप में होना चाहिए, संक्षिप्तता। फिर नेक्स्ट 4th नंबर पर उचित लहजा, यानी आपके जो संस्कार उसमें आते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज, लहजा यानी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। उचित लहजा, बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा है तो आपका संप्रेषण भी आपका अच्छा रहेगा। लिखते वक्त भी आप बहुत ही सविनय आप लिखेंगे, तब सविनय से आपका काम भी हो जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण हम देते हैं तब, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से लिफ्ट मांगना है तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप हाथ करेंगे, जब रुकेगा तो पहले कहेंगे प्लीज़ मैं थोड़ा अर्जेंट में हूँ, या मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप मुझे कृपा करके वहाँ तक ड्रॉप देंगे या मुझे वहाँ तक छोड़ेंगे। पिताजी मेरे पास मुझे टूर जाना है, उससे मुझे आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसलिए आप मुझे टूर भेज सकते हैं क्या? या आपको पैसे चाहिए तो मुझे आज कुछ लेना है तो आप पैसे देंगे तो बहुत क्या हो जाएगा, सहायता मिल जाएगी, राइट। तो इस तरह से तो आपका काम हो जाएगा। इसका ही उदाहरण हम उल्टा करेंगे, अरे इधर आ, मेरे को वहाँ तक छोड़, वो बोलेगा अरे बोला मुझको, अरे मुझसे ऐसा अकड़ के बात करता है, नहीं मुझे दूसरा काम है बोल के वो निकल जाएगा।
पिताजी को, ए मुझे आज पैसे चाहिए, ए मैं टूर को जा रहे देखो, काम होगा क्या? नहीं। तो इसलिए क्या चाहिए? अच्छा बॉडी लैंग्वेज, अच्छा लिखते भी है तो उसमें भी आपको सविनयता होनी चाहिए। तो चौथा क्या हो गया? उचित लहजा, इसको हम क्या कह सकते हैं? बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। और भाषिक संप्रेषण में जब देखते हैं तो पांचवा जो वॉइस है उसको, उसकी उतार चढ़ाव, जब टोन फास्ट होना चाहिए फास्ट रखना है, जब स्लो रहना है तब स्लो रखना है। तो क्या है? ध्वनि की समुचित उतार चढ़ाव का भी हमें ध्यान रखना है। और छठा क्या है? उचित भाषा शैली, यानी उचित यानी सब लोग जानते हो उस भाषा को। अभी आप अपने पिताजी के सामने या किसी, आप चिड़गुप्पा में हैं, आपको लिफ्ट चाहिए या कुछ मदद चाहिए, तो आप उसे फ्रेंच भाषा में या रोमन भाषा में, आप बहुत बड़े पंडित हैं, रोमन भाषा में आप बात करेंगे तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो इसलिए क्या है? हमारी जो यहाँ की भाषा है वही भाषा का उपयोग हमें करना है। उचित भाषा शैली, जो सामने वाला समझता है उसी को हम क्या करेंगे? उसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ क्या है? 6 एक अच्छे संप्रेषण के लक्षण है भाषिक संप्रेषण। तो ये 6 संप्रेषण के लक्षणों को हम 6C बोल के कहते हैं। 6C, तो 6C है हमारे। तो 6C में हम देखते हैं कि पहला है सरल। क्या जी? संप्रेषण कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। कैंडिड, इंग्लिश में 6C क्या कहते हैं? कैंडिड, क्लियर, कंप्लीट, कंसाइज संक्षिप्त, कंक्रीट निश्चित, सही होना चाहिए। वो चुप्पी बंडल कुछ भी फेंक दिए तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर कंक्रीट, करेक्ट सही, कॉर्टियस शिष्टतापूर्ण। तो यहाँ इतने गुण किसमें होने चाहिए? संप्रेषण में होनी चाहिए। तो इस तरह से संप्रेषण जो है वहाँ अच्छा संप्रेषण कहलाता है। और यहाँ जो संप्रेषण है वहाँ रोचक संप्रेषण भी हो जाएगा। और वहाँ कर्णप्रिय यानी कान को भी अच्छे लगेंगे और मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो इसका विस्तार या संक्षेप की आवश्यकता का अवसर हमें मिल जाएगा। या संप्रेषण जो बड़ा बनाना है या ज़्यादा बोलना है या छोटा बोलना है वो उस समय पर ही उसको हम देखेंगे। तो इस तरह से हम अभी मौखिक संप्रेषण का बहुत ही ज़रूरी है। कैसा? तो हम देखते हैं कि आप लोग बैंक में काम कर रहे हैं या कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपका डिपॉजिट्स बढ़ाना है, तो आप अपने जो ग्राहक है उनके साथ अच्छा बात करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मौखिक संप्रेषण बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ तो बात हुई मौखिक संप्रेषण की, अच्छी मौखिक संप्रेषण की या लिखित संप्रेषण, इसका ही थोड़ा सा हम ये करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो वहाँ पर भी सेम आएगा। यानी यहाँ पर क्या क्या नहीं आएगा भाषेतर संप्रेषण में, यानी लिखित संप्रेषण में हम स्पष्टता तो इसमें लिखित संप्रेषण में होनी ही चाहिए, शब्द समृद्धि भी इसमें भी होनी चाहिए, संक्षिप्तता इसमें भी होनी चाहिए। आप एक लेटर लिख रहे हैं म्युनिसिपालिटी ऑफिसर को या तहसीलदार को, आप 4-5 लेटर लिख दिए तो क्या हो जाएगा आपका हालत? वो पढ़ेगा आपका लेटर? नहीं पढ़ेगा। संक्षिप्त होनी चाहिए। और उसमें भी लिखित संप्रेषण में भी उचित लहजा यानी यहाँ पर भी सविनयता पूर्वक, विनयता, धन्यवाद, थैंक यू, यूअर्स फेथफुली, रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय, धन्यवाद सहित, आपका विश्वासी, ये सब कुछ इसमें भी होनी चाहिए। और यहाँ पर एक ही चीज़ नहीं आती है, ध्वनि का समुचित उतार चढ़ाव। यहाँ पर क्या हो जाता है, ध्वनि का उतार चढ़ाव की जगह पे आप जो कहना चाहते हैं उसको आप विषय पहले लिखकर बाकी के जो भी आप
संक्षेप में जो कहते हैं उसके अंदर भी आप विनयतापूर्वक जो भाषा शैली का उपयोग करते हैं, अच्छी भाषा शैली या उचित भाषा शैली, इसमें हम ले सकते हैं। इस तरह से संप्रेषण के प्रकार: भाषिक संप्रेषण, भाषेतर संप्रेषण। भाषिक संप्रेषण में मौखिक और लिखित। मौखिक संप्रेषण के उदाहरण क्या है? रेडियो वार्ता है, टेलीफोन पे बात करना, बैठक, सम्मेलन, साक्षात्कार, ये सब भाषिक संप्रेषण मौखिक संप्रेषण में हो गया। लिखित में यहाँ पर है पत्र, रिपोर्ट, कार्यव्रत, तार, ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम भाषेतर में मुख्य अवयवों से जो बातें करते हैं वो, और लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण। भाषेतर में तो मुख्य के अवयवों वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग नहीं होता, यानी इसका जो उपयोग है वो बहुत कम उपयोग होता है। यानी भाव मुद्राओं को, कुहुकों को, संकेतों को, इससे भी हम कह सकते हैं। यानी हेडमास्टर जब घर के मास्टर साहब आपके कॉलेज, गुरुजी आपके क्लास में आए तो आप वो चुप सीरियस रहेंगे तो आप सब लोग चुप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी भाव मुद्रा क्या है? गंभीर है। तो इस तरह से तो ये हमने देखा कि संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण के प्रकार, और संप्रेषण के प्रकारों में किस तरह से कौन से आते हैं, और एक अच्छे संप्रेषण के गुण, यानी एक संप्रेषण के लक्षण, अच्छे संप्रेषण के लक्षण या गुण, यह सब कुछ हमने कल के और आज के सत्र में देखा। अगले सत्र में हम देखेंगे कि लिखित संप्रेषण तो हमें करना है, तो लिखित संप्रेषण में कौन से आते हैं? पत्र, रिपोर्ट, कार्यव्रत, तार, प्रेस, संविदा, करार, सूचनाएं। ये तो सूचनाएं, करार, ये आपका काम नहीं है, मगर आपको कभी ना कभी जीवन में आपको पत्र व्यवहार करना आवश्यक ज़रूर पड़ जाएगा। तो इसलिए इन सभीयों में हमारा जो मेन मुद्दा है या हमारा जो सीखना है संप्रेषण में, हमें सीखना है। किसको? इस वस्तु को हमें सीखना है, पत्र और उसके विविध रूप। यानी पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के पत्र होते हैं और उसके विविध रूप कौन से हैं, इसके बारे में हम अगले सत्रों में पढ़ाई करेंगे। तो पत्र व्यवहार का क्षेत्र क्या कहाँ पर है, पत्र व्यवहार का लेखन का महत्व क्या है, ये पहले संप्रेषण को देखा, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, फिर संप्रेषण में लिखित और मौखिक, लिखित संप्रेषण में फिर कितने भाग हम कर सकते हैं वो भी हमने देखा। तो उसमें जो हमारे जो पाठ्यक्रम के हिसाब से पत्र और उसके विविध रूप जो है उसके बारे में हमें आगे के सत्रों में पढ़ाई करना है, और आपको पत्र भी लिख कर उसका प्रैक्टिस भी करना होगा। तो इसके लिए हम आगे के सत्रों में सभी पत्रों का कौन से पत्र है और क्या क्या है वो हम आगे के सत्रों में देखेंगे। तो यहाँ कहते हुए मैं आज का यहाँ जो सत्र है उस सत्र को मैं समाप्ति देता हूँ, और आप सभी लोगों को स्वस्थ रहने की कामना करते हुए घर में रहिए मगर स्वस्थ। घर से बाहर निकलेंगे तो आप पूरी तैयारी के साथ निकलिए, मास्क पहनिए। जैसे कि अभी मेरा क्लास ख़त्म होते ही मैं अब मास्क पहन रहा हूँ, तो आप भी मास्क पहनिए, स्वस्थ रहिए। यहाँ कहते हुए मेरा आज का सत्र मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।